हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एड्यूट एरिया का सेक्शनल टेस्ट नंबर 1। जुनून सीरीज का है ये 70th बीपीएससी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख लेंगे, इसमें स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसमें चैप्टर 3 to 11 कवर किया गया है, जिससे 120 क्वेश्चन बनाए गए हैं। और करंट अफेयर से 1 जनवरी से 15 जनवरी का करंट अफेयर इसमें दिया गया है। इसको मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? तो पुर्तगाली शासक जो मैनुअल प्रथम था, उसने भारत को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी विकल्प जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब तक भारत जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? तो यह कथन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का है। तो इस प्रकार विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वह भारत में पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सूची 1 हमारा क्या है। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार स्थापित किया था वह 1510 ईस्वी में किया था। तो ये का 3 हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कोचीन में स्थापित किया। तो कोचीन में इन्होंने 1503 में स्थापित किया था। तो बी का 1 हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो यह उन्हें प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया गया था 1505 ईस्वी में। तो सी का 2 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया। तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया था। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प होना चाहिए 3, 1, 2, 4। तो हम देखेंगे 3, 1, 2, 4 किस में है। तो 3, 1, 2, 4 हमारा सी विकल्प में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे हम पहला कथन क्या है। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। तो ये सही हो जाएगा कि 1530 में नीनो दा कुन्हा द्वारा भारत में पुर्तगालियों का वायसराय जो थे नीनो दा कुन्हा, उनके द्वारा जो पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय था वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है 1530 में अल्फांसो डी एल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। तो जी नहीं, पुर्तगालियों का वायसराय जो था वो नूनो दा कुन्हा था, ना कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, अल्फांसो डी एल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये सही है। चौथा है हमारा, अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी। तो अल्बुकर्क ने नहीं बल्कि डी अल्मेडा ने अपनाई थी। तो ये जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है, सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो डचों की जो व्यापारिक संस्था थी वो कहलाती थी वीओसी, वो कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला हम देखेंगे कि जो तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ था 1672 से 74 ईस्वी के बीच में। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1672 से 74 ईस्वी के बीच में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 मतलब 59 में। और अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान जो मिला था मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा मिला था 1717 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर 2, फिर 1। तो इसमें क्या बोला है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रमानुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला आएगा, पहले के बाद तीसरा, फिर दूसरा। तो पहला, तीसरा, दूसरा किसमें है, विकल्प डी में है। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। कारण में कहा गया है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो वाणिज्यिक संधि करने में सफल नहीं रहा बल्कि असफल रहा ये। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कथन ए सही है और आर गलत है। तो हम देखेंगे ए सही आर गलत, विकल्प सी में दे रखा है तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो शाही फरमान किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 का देख लेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को हम। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, कथन ए कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है कि सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के लिए निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। तो ये सही हो जाएगा हमारा। कारण है कि वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया था। तो ये भी सही है। कथन कारण एक दूसरे कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्य व्यापारिक केंद्र भारत में थी वो श्रीरामपुर बंगाल में थी। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी सूरत में। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा पर कब आया? तो ये 1502 में वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हाल की भारत यात्रा कब हुई? तो 1599 में हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में हुई थी। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये 1616 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा सही क्रम क्या बन रहा है। सही क्रम बन रहा है 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4। तो 1 2 3 5 4 किस विकल्प में है हमारे? तो विकल्प सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का क्या नाम था? तो हम देखेंगे कि उस मार्गदर्शक का जो नाम था वो था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में मदद की थी। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो हम देखेंगे कि जो करनाल का युद्ध हुआ था उस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। 15 का विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, निम्नलिखित परिवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ए है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो था 1754 से कितना 59। उसके बाद हम देखेंगे रफ़ीउद्दौला जो थे उनका टाइम पीरियड क्या था? वो 1719 से 6 जून से लेकर के 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 था। तो इनका टाइम पीरियड 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक का था। उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात का हम देखेंगे तो रफ़ी-उद-दरजात जो थे इनका 28 फेब से लेकर के 6 जून तक था 1719 में ही। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अहमद शाह बहादुर के बारे में। तो अहमद शाह बहादुर जो है वो 1748 से लेकर के 1754 तक था इनका। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? हम इस प्रकार देखेंगे कि हमारा सही क्रम हो जाएगा CBDA। तो CBDA हमारा विकल्प सी में दे रखा है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह बेखबर की उपाधि जो प्रदान की दी गई थी वो बहादुर शाह प्रथम को की गई थी, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ था, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन ए और कारण आर दे रखे हैं और विकल्प उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। कथन में है, औरंगजेब के 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया, तो इसमें जो है ये सही हो जाएगा कि 9वें सिख गुरु को तेग बहादुर जो 9वें सिख गुरु थे उनको मृत्युदंड दिया गया था। और किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण विख्यात था औरंगजेब, इन्होंने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। कारण क्या हो जाएगा इसमें, तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया तथा इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था, यही कारण था कि इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो इस प्रकार हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन को स्पष्ट भी करता है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, ये लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को हुआ था। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वे मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव तथा सदाशिवराव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठे मारे गए, ये भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत में कौन शासन करेगा, तो जी नहीं, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह निर्णय नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प ए हमारा सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य में अ, रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अली मोहम्मद खान ने की थी, अली मोहम्मद खान, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकार राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो उत्तराधिकार राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य नहीं आएगा? तो इसमें हम देखेंगे कि मैसूर जो है वो उत्तराधिकार राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि हैदराबाद, बंगाल और अवध उत्तराधिकार राज्य की श्रेणी में आते हैं, तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे, उत्तर मुगल कालीन राज्य दे रखे हैं और संस्थापक दे रखे हैं, हमें इनका सही सुमेलन देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि बंगाल से कौन था, तो बंगाल बंगाल से मुर्शीद कुली खां, पहले का हो जाएगा 3। अवध से शहादत खां 2। हैदराबाद से हम देखेंगे तो निजामुल मुल्क 4। डी का हो जाएगा मैसूर से कौन था, मैसूर से कौन था, वो हैदर अली। तो 2 3 4 1 हमारा आंसर होगा, तो 2 3 4 1 हम देखेंगे किसमें है, हमारा डी में है। सॉरी, पहले का 3 हो रहा है तो 3 2 4 1 हो रहा है, तो हमारा विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराणा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? तो रणजीत सिंह का जो संबंध था वो सुकरचकिया मिसल से था, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो प्रथम पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ थे, तो बालाजी विश्वनाथ, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो लखनऊ स्थित जो इमामबाड़ा है उसका निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था, तो 26 का सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी में किस क्षेत्रीय राजा से था? तो राजा मार्तंड वर्मा का जो संबंध था 18वीं शताब्दी में वो किससे था? वो था त्रावणकोर के क्षेत्रीय राजा से। अंक 28 नंबर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है वो 1757 में ईस्वी में संपन्न हुई थी, तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासनकाल कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है और उसके आधार पर विकल्प का चयन करना है। तो हम देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां का जो टाइम पीरियड था, मुर्शीद कुली खां ये था 1700 से 1727 तक था। अलीवर्दी खां का देखेंगे तो ये 1740 से 1756 तक था। उसके बाद हम देखेंगे सरफराज खां का देख लेते हैं, तो 1739 से 40 तक था। शाह शुजा का देखेंगे तो शाह शुजा का था 1727 से 39 तक। इनका क्या था, 1700 से 27 तक। सरफराज का था 1739 से 40 तक।
और मुर्शिद कुली खां का था 1700 से 27 तक, और अलीवर्दी खां का 1740 से 56 तक। तो इसमें हम देख लेंगे कि किसका क्या रहा। तो इसमें हमारा सही विकल्प जो सही कालक्रम अनुसार हो जाएगा उत्तर, वो हो जाएगा 1432, अर्थात विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। तो विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें दे रखा है तक का इतिहास, तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास था। तो ये पूछा है कि कब से कब तक का इतिहास, तो इसमें हो जाएगा 1757 से 1765 के बीच का जो इतिहास था, ये बंगाल का इतिहास जो है नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। इसमें हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला देखेंगे कि प्लासी युद्ध के युद्ध के संबंध में पहला कथन क्या है कि यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 23 सितंबर नहीं बल्कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये क्या था, 23 जून था। उसके बाद देखेंगे यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा कथन है इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, मतलब 2 और 3 हमारा सही है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित, इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 32 में कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। तो विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर है कि बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर क्रम से कौन थे। तो क्लाइव और वारेन हेस्टिंग थे। तो क्लाइव और वारेन हेस्टिंग हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ये द्वैध शासन स्थापित करने वाले गवर्नर थे। तो इस प्रकार 33 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम कि 34 में दे रखा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्किप्स की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जो गवर्नर जनरल थे आर्थर वेलेस्ली, उनको मार्किप्स की उपाधि प्राप्त की गई थी। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे कि कथन कारक दे रखा है और उसमें से हमें विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला एक कथन टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 36 का कथन जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद दे रखा है उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हम देखेंगे कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद ली थी। तो टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना में फ्रांस के सैनिकों की मदद ली थी। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे कि मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें सही सुमेलन हमें करना है। तो होलकर का जो क्षेत्र था वो कहाँ से था, होलकर इंदौर से संबंधित थे। गायकवाड़ कहाँ से संबंधित हैं, तो गायकवाड़ का संबंध था बड़ौदा से। उसके बाद भोसले का संबंध देखेंगे नागपुर से था। उसके बाद सिंधिया का संबंध हम देखेंगे तो सिंधिया का संबंध जो है वो ग्वालियर से था। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 4 3 2 1 किस विकल्प में है। तो 4 3 2 1 हमारा दे रखा है विकल्प ए में। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है कि अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालवाई की जो महत्वपूर्ण संधि हुई थी वो किस वर्ष की गई थी। तो अंग्रेजों और मराठा के बीच जो सालवाई की महत्वपूर्ण संधि हुई थी वो संधि की गई थी 1782 में। तो 1782 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था। तो मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से भंग किया गया था 1818 में। तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में, 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो 1843 की बात यहाँ की गई है। तो 1843 में सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड एलनबर्ग था। तो लॉर्ड एलनबर्ग अर्थात विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। रिंग ऑफ घेरे मतलब रिंग ऑफ फेंस अर्थात घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे। तो घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, भारतीय राज्यों में पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो 43 का सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली भारत में लागू की थी। तो इसका विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 44 का हम देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले किसकी सहायक संधि हुई थी। तो
यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हैदराबाद का हुआ था 1798 के टाइम पीरियड में, 1798 से लेकर के 1800 के बीच में। उसके बाद आ जाएगा मैसूर, मैसूर का हुआ था 1799। उसके बाद आ जाएगा अवध 1801। उसके बाद आ जाएगा ग्वालियर 1804। तो 1 2 3 4 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में हम कि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंतिम अंत किस संधि के द्वारा हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था सुगौली की संधि के द्वारा। तो सुगौली की संधि विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे सूची दे रखा है व्यवगत भारतीय राज्य रियासत और वर्ष। तो कौन से भारतीय राज्य जो व्यवगत का सिद्धांत आया था उसके तहत किसका विलय कब हुआ, वो टाइम पीरियड हम देखेंगे इसमें। तो शतारा का जो है वो शतारा का हुआ था 1848 में। तो शतारा 1848। ए का 1। जैतपुर का हो रखा था 1849। बी का 2। झांसी का हो रखा था 1853 में। सी का 3 एंड नागपुर का हो रखा था 1854 में। तो इसका 1 2 3 4 हमारा सही विकल्प होगा। तो 1 2 3 4 किस में है, ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन है नागरिक विद्रोह के नेता जो थे वो प्रगतिशील विचारों वाले थे। तो इसमें दे रखा है कि उपरोक्त, सबसे पहले नीचे देख लेते हैं हम कि उपरोक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो ये पहला दे रखा है कि प्रगतिशील विचारों वाले थे, तो ये गलत हो जाएगा, प्रगतिशील विचारों वाले नहीं थे ये लोग। नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे, ये तो सही है। तीसरा है कि सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे, तो ये भी सही है क्योंकि रीजन एक था सबका। तो 2 3 का हम देखेंगे, 2 3 सही है, केवल एक गलत है, तो हमारा हमें गलत शामिल नहीं है पूछा है, तो हमारा विकल्प ए जो है केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 हो गया। 48 में हम देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं उनके द्वारा रचित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो आनंद मठ से जो है किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो इसको हम देखेंगे कि 48 का हमारा सी हो जाएगा कि सन्यासी विद्रोह की सूचना हमें प्राप्त होती है, जो बांग्ला उपन्यास आनंद मठ है। किन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद 49 को हम देखेंगे। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ था। तो पाइका विद्रोह जो है वो हुआ था ओडिशा में, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सूरत के नमक विद्रोह का घटनाक्रम कब घटित हुआ था। तो सूरत के नमक विद्रोह का जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ था 1844 ईस्वी में, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में विद्रोह दे रखा है और फिर काल देखना है, दे रखा है, और दोनों का हमें सही सुमेलन करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बघेरा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 के बीच में हुआ था। अहोम विद्रोह, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ौदा गुजरात में हुआ था। उसके बाद अहोम विद्रोह जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1828 में, कहाँ पे, असम में हुआ था। उसके बाद पोलीगर विद्रोह आता है। पोलीगर विद्रोह है 1759 से 60 के बीच में हुआ था, कहाँ पे, बंगाल, दक्षिण भारत में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, 1859 से 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह, और ये हुआ था बंगाल में हुआ था। तो इसका हमारा डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 2 3 1 4 हमारा सही विकल्प होगा। तो 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 हमारा दे रखा है विकल्प बी में, तो विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहावी आंदोलन जो है वो 1830 से 61 का जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र क्या था। तो बहावी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र था हमारा पटना। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दीवान, पहला है कि दीवान वेलू थम्बी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था, तो ये विकल्प हमारा सही है। दूसरा है, यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो हम देखेंगे कि तो ये बड़ौदा रियासत में ना होकर के त्रावणकोर रियासत में था, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, ए। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो इसमें है कि 1844 में, 44 से 45 में गड़कड़ी विद्रोह, हम सबसे पहले देख लेंगे कि गड़कड़ी विद्रोह हुआ था। तो गड़गड़ी विद्रोह पोलापुरम, समानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था।
तो इसका हमारा विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? इसे महान कोलाहल या उलगुलान कहा जाता है। तो उलगुलान विद्रोह जो था उसे मुंडा विद्रोह जो था उसे उलगुलान विद्रोह महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो कूका आंदोलन के संगठनकर्ता जो हैं वो थे गुरु राम सिंह। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम, सूची दे रखा है और इनका सही सुमेलित करना है। सूचियों में आदिवासी विद्रोह और संबंधित वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? आदिवासी विद्रोह और संबंधित वर्ष। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पहला क्या है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 को। उसके बाद तमार विद्रोह है वो 1798 में हुआ था। सफाहोर विद्रोह है, सफाहोर विद्रोह हमारा 1771 में हुआ था। उसके बाद भूमिजत विद्रोह जो है वो 1833 में हुआ था। तो हमारा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 है। तो 2143 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2143 हम देखेंगे किस विकल्प में है, तो 2143 हमारा डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फरायजी कौन थे? तो हम देखेंगे फरायजी जो है, अगला क्वेश्चन 58 देखेंगे कि फरायजी कौन थे। तो फरायजी जो है वो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हमारा हो जाएगा विकल्प बी, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, 59 के बारे में हम, तो इसमें 59 में दे रखा है विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता। तो नारकेल बेरिया विद्रोह जो है, नारकेल बेरिया विद्रोह हम देखेंगे तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो मीर निषाद थे। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए का 3। उसके बाद नायक विद्रोह हुआ, नायक विद्रोह में अंचल सिंह थे, अचल सिंह, बी का 4। पागलपंथी विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह में कौन था? करम शाह। और अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह में कौन था? गोमधर कोनवार। तो हमारा 3412 उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे 3412 किस में है? 3412 हमारा विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है कि निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों से संबंधित युगों पर विचार करना है। तो हम देखेंगे कि पहला रमोशी विद्रोह है। तो रमेशी विद्रोह के जो नायक हैं वो भारत मान जी थे। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, सॉरी सॉरी, ये सफाहोर विद्रोह जो थे इनके इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे कौन? भागीरथ मान जी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रमोशी विद्रोह के चित्तूर सिंह थे, ये सही है। और खासी विद्रोह के कौन थे? तीरथ सिंह, तीरोथ सिंह, ये दोनों सही है हमारा। तो 1 2 हमारा सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम, निम्न कारण कथन कारण दे रखा है और उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे कि पहला क्या है कि कथन ये है, सन 1857 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था। तो ये सही है। दूसरा है कारण, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। कथन एक और कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहा जाता था और डंक शाह भी कहा जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे उनको प्रकाश स्तंभ और डंक शाह कहा जाता था। किसका नायक? ये जो 1857 के विद्रोह के नायक थे इनको। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 64, नीलांबर और पीतांबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नीलांबर और पीतांबर जो थे उनका संबंध था झारखंड से। तो ये झारखंड से संबंधित था, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब संबंधित क्षेत्र दे रखा है और 1857 से संबंधित जो नायक थे उनके बारे में दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि गोरखपुर से कौन था? गोरखपुर से गजाधर सिंह। मथुरा से देखेंगे, मथुरा से देवी सिंह। मेरठ से कौन थे? मेरठ से कदम सिंह। और ग्वालियर से तात्या टोपे। तो हमारा विकल्प सही क्या हो जाएगा? 3421। तो हम देखेंगे कि सही विकल्प है हमारा बी, 3421, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर दे रखा है कि 1857 के विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कथन किसने कहा था? तो बेंजामिन जो डिजरायली थे इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से जन्मा या उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला थी, झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो सर ह्यूरोज जो था उसने कहा था इस कथन को। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो हुई थी मेरठ से।
तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 69 देखेंगे 1857 की क्रांति का नायक जो मंगल पांडे है उसको कब फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे कि बनारस के क्षेत्र में 1857 की ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज के सैन्य कमांडर कौन थे? तो बनारस के क्षेत्र में जो जनरल जेम्स नील थे उन्होंने 1857 के विद्रोह का दमन किया था। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम कि 1857 की क्रांति में देशव्यापी शुरुआत करने वाली तिथि कौन सी थी? तो देशव्यापी शुरुआत करने वाली तिथि जो थी वो निर्धारित की दी गई थी 31 मई 1857 को। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है श्वेत विद्रोह व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है? तो श्वेत विद्रोह का तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो इसकी जो पुष्टि करता है वो घोषणा हम देखेंगे श्वेत विद्रोह के बारे में। श्वेत विद्रोह जो व्हाइट म्यूटिनी था इसका क्या तात्पर्य था? व्हाइट म्यूटिनी का तात्पर्य जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था ये है। तो 1772 का ए हो जाएगा। 73 में देखेंगे 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो आजमगढ़ का जो घोषणा पत्र है वो इसकी पुष्टि करता है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 नंबर। तो कथन कारण पर विचार करना है और विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देखेंगे कथन ये है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन जो थे उसका कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ उसी कारण से। और कारण में दे रखा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ जो थे बुद्धिवाद मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार पे थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उचित शब्द के आधार पर इसमें हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की दो धाराएं थी। पहली सुधार आंदोलन था और जो दूसरा था हमारा पुनर्जागरणवादी आंदोलन। तो दूसरा क्या था? दूसरा हमारा सी था क्या? पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। ठीक है। तो इस प्रकार हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में। अगले 75 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।